हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहानी के प्रारंभ में प्रमुख तथ्यों को और प्रमुख कथनों को रखा है। उसके पश्चात हम कहानी का मूल पढ़ेंगे। यह कहानी यूजीसी नेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी में भी इससे प्रश्न बनते हैं। हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कहानी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कहानी का केंद्रीय विषय आर्थिक और राजनीतिक है। राजेंद्र बाला घोष की कहानियों में चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की है। ये प्रमुख जो है कहानियाँ हैं उनकी। कुंभ में छोटी बहू 1906 की है। दुलाई वाली 1907 की है। दलिया 1909 की है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। यह मिर्ज़ापुर निवासी पूर्णचंद्र की पत्नी थी। मिर्ज़ापुर निवासी पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला को प्रथम महिला कहानीकार भी माना जाता है। मतलब कहानियों में सबसे पहले महिला जो कहानीकार रही हैं वो राजेंद्र बाला घोष ही रही हैं। इनसे ही महिला कहानीकार की शुरुआत मानी जाती है। भवदेव पांडे ने बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। आप इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। ये बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं, भले ही आप पिछली पीवाईक्यू उठा करके देख सकते हैं। लेखिका चंद्रदेव से संवाद करते हुए तत्कालीन भारतीय समाज, राजनीति और अंग्रेजी शासन की आलोचना करती है। कहानी का मुख्य विषय राष्ट्रीय चेतना है तथा अंग्रेजी शासन की आलोचना करना, सामाजिक विषमताएं, उस समय जो समाज में जो है कुरीतियाँ व्याप्त थीं उनको उजागर करना, समाज में जो बेरोजगारी फैली हुई थी उसका वर्णन करना और नारी की स्थिति का वर्णन करना कि नारी की स्थिति कितनी दयनीय थी और भ्रष्टाचार समाज में कितना था, उस सब पर ये व्यंग्य है। इस कहानी में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्या का चित्रण मिलता है। मतलब कहानी में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक क्या समस्याएं थी, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। कहानी में चंद्रदेव को बूढ़ा कहा गया है। कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा तथा बेरोजगारी, नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का चित्रण मिलता है। कहानी में लेखिका भगवान चंद्रदेव को प्रणाम करती है। शैली अगर कहानी की पूछी जाती है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप नोट कर सकते हैं कि कहानी की जो शैली है वो संवादात्मक है, पत्रात्मक है और व्यंग्यात्मक है। तीनों ही शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। पत्रात्मक शैली इसलिए है क्योंकि लेखिका चंद्रदेव से पत्र को लिखती हैं और उसी से संवाद करती हैं और पूरी कहानी में लॉर्ड कर्जन पर और अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य है, इसलिए ये व्यंग्यात्मक है। और संवाद के माध्यम से ही कहानी चलती है, इसीलिए ये संवादात्मक है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन है कि अंग्रेजी शासन में लोग अपने पद को जो है बढ़ाने के लिए किस तरीके से सिफारिश करते थे, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे और चाटुकारिता करते थे, लोगों की चापलूसी करते थे। 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संग्रहित है। मतलब 1911 में जो है नागरी प्रचारिणी सभा जो वाराणसी से प्रकाशित करती थी पुस्तक, उसमें राजेंद्र बाला घोष की पुस्तक प्रकाशित होती है नागरी प्रचारिणी सभा में, और कुसुम संग्रह में ये संग्रहित है यह कहानी। इस कहानी में अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड कर्जन की चर्चा है और लॉर्ड कर्जन को प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। कहानी के महत्वपूर्ण कथन हैं, कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर। देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, देखो ना, चंद्रदेव को अमृत पिलाकर अमर कर दिया।
यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन पर के पास भेज दीजिए। अब कहानी जो है लेखिका, पूरी कहानी में लेखिका का ही संवाद है, तो इसलिए सारे कथन जो हैं वो लेखिका के ही हैं। आप तो गोरे हैं, कृष्णांग नहीं, भारतवासियों की भांति आपको नौकरी देकर उनकी गौरांग जाति कुपित नहीं होगी। ये लेखिका कहती हैं कि आप तो गोरे हैं, हमारे देशवासियों की भांति। चंद्रदेव से कहती हैं कि चंद्रदेव आप तो गोरे हैं, हमारे देशवासियों की भांति आप जो है काले नहीं हैं, तो उनको आपको नौकरी देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। किसको? चंद्रदेव को। क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते? आपको गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? ये भी लेखिका ही कहती है। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमलकांत चरणों में इस दासी को अनेक बार प्रणाम, लेखिका कहती हैं चंद्रदेव को संबोधित करते हुए। कहानी का मूल सार पढ़ेंगे। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, कुछ ही पात्र हैं इसमें। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़कपन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। ये कथन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। यह बात सत्य है। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। मतलब जब भी यह सृष्टि जो है, सृष्टि की रचना हुई होगी, तभी आपकी भी रचना हुई होगी। आप इतने बूढ़े जो हैं, आपकी आयु बहुत ज़्यादा है। कौन कहती हैं? लेखिका कहती हैं। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। तो ये भी कथन बन सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बूढ़ा किसे कहा गया है, तो चंद्रदेव को कहा गया है। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। जब आपकी जो है नौकरी अच्छी लग गई होती, आपका ट्रांसफ़र होता रहता, तो आप इधर से उधर घूमते रहते और नदियों, पर्वतों, पहाड़ों का जो है भ्रमण करते रहते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते। क्योंकि काशी किस चीज़ के लिए विख्यात है? काशी हरि नाम के लिए विख्यात है। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब प्रलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। ये भी कथन पूछा जा सकता है। वैसे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट कथन है, आप भी साथ के साथ इनको नोट करते रहिए। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आपको सादरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मतलब जो अंग्रेजी शासन में जो लोग थे वो भारतीय लोगों को काला कहकर उनको अपमानित करते थे और गोरे लोगों पर वो गर्व का अनुभव करवाते थे। तो वो कह रही हैं कि चंद्रदेव आप तो गोरे हैं, तो आपको
आप काले नहीं हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, उनको भी किसी अपमान की जो है अनुभूति नहीं होगी आपके साथ, तो आपको जो है वो अच्छी नौकरी पर रख सकते हैं। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। आपके पास तो इतने सारे गुण हैं, आप सुयोग्य भी हैं, कार्य करने में भी दक्ष हैं, मेहनत भी करते हैं, बहुदर्शी हैं, कार्य में कुशल हैं और आपका स्वभाव भी महात्मा वालों का सरल है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वो अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मतलब नए नए कमीशन बनाते थे और अपने मिशन को जो है पूरा करते रहते थे वो, तो कहते हैं कि आपको कमीशन और मिशन दोनों को बनाने अच्छा लगता है, अत्यंत जो है आपको वो प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति है सृष्टि आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। मतलब जो विदेशों में अपने वहाँ पर जो है अंग्रेज जो है करते थे, वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मतलब आपके वहाँ की शासन व्यवस्था में और हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अनुभव करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। मतलब आप बूढ़े हैं, अब बूढ़े होने के साथ साथ आपकी जो है दृष्टि भी क्षीण हो गई है, तो आप जो है हमारे भारत को कैसे देख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, इसमें व्यंग्य है कि जो हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं, उसको जो है आप अनदेखा कर रहे हैं। अतः आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, आप व्यस्त रहते हैं, आपको अवकाश ही नहीं है, फिर भी आपसे विनती करती हूँ कि एक बार जो है हमारे देश को आकर के देख जाइए। पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अगर आप हर सप्ताह नहीं आ सकते, सप्ताह में एक दिन नहीं आ सकते, तो कम से कम महीने में एक दिन आ जाइए। अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है। अमावस्या को जो है चाँद नहीं निकलता, तो चाँद की छुट्टी होती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत का भ्रमण करके जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। अगर आप पूरे भारत का भी भ्रमण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम राजधानी का ही भ्रमण कर लीजिए। वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या स्थिति है भारत की। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपने निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने ही हैं। मतलब सब जो है, जब अंग्रेजी शासन है तो सबके पास जो है अपनी सुख सुविधाएं हैं, भोग विलास के सब साधन हैं। तो जितने देवता हैं सबकी अपनी अपनी सवारी है। एक इसके माध्यम से व्यंग्य कर रही हैं। किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लाभ पटका
बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सका, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भवा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। अब भी वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। भगवान इंद्र को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरा लोक भी जो है फीका लगता है इसके सामने। तो वहाँ ईडन गार्डन को तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीर तत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधुतनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचार जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शाशालांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी फलीभूत न होंगे। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। भगवान, मैं ना तो आपके और आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और नया भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। कौन है गौरांग महाप्रभु? लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यों तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतले की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। प्रचार के बाद पढ़ना जारी रखें।
यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी साथ अवश्य ले आएँ। आशा है कि धन्वंतगिरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सक संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर ना करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, बीमारी का भी चित्रण है कि जो है प्लेग की महामारी फैलती है, उसमें भी जो है ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करती, जनता ऐसे ही मरती रहती है। वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज ना होगी। यही सब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते। तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर ना दिया। परंतु आपसे इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। मतलब अब पत्र लिख रही हैं तो उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक साइड से ही जो है संवाद चल रहा है। तो अच्छा है, मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। धन्यवाद। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो।